तो क्लास 10th का हम लोग रिस्पायरेशन चैप्टर देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर संडे को एक रिवीजन प्लान हम लोगों का रहता ही है, तो इस संडे भी हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है, एनिमल न्यूट्रिशन भी हम लोगों का ख़त्म हो चुका है रिवीजन करके, और हम लोग अब जो देखने जा रहे हैं ये हम लोगों का है रिस्पायरेशन, मतलब कि लाइफ प्रोसेस का ये दूसरा पार्ट भी हम लोग कह सकते हैं रिस्पायरेशन। अब ये जो रिस्पायरेशन है, इस रिस्पायरेशन में हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है। तो रिस्पायरेशन समझने के लिए हम लोग सिंपली एक कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल, मतलब जो हम लोग के शरीर में फूड मटेरियल होता उसका ब्रेकडाउन होना, मतलब टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे कि हमारे शरीर में ढेर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, जैसे फूड का ब्रेकडाउन होना, फिर मसल सेल्स का बनना, एंड डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन चल रहे होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये सारे जो रिएक्शन है, इन सारे रिएक्शन को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो हमारा बॉडी है वो क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है फूड मॉलिक्यूल्स को, एंड फूड मॉलिक्यूल्स जो है हमको प्रोवाइड करता है एनर्जी। जब इसका ब्रेकडाउन होता है, कैसे होता है और कैसे ब्रेकडाउन होता है, ये किस तरीके से हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के टाइप्स हम लोग देखेंगे। बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अब्सेंस। देखिए प्लस का मतलब प्रेजेंट, माइनस का मतलब अब्सेंट, मतलब प्रेजेंट और अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे अगर हम लोग देखा जाए, दो तरह के रिस्पायरेशन होते हैं। एक जो रिस्पायरेशन होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, और दूसरा जो होता है एन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एन एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको ये 100% पता है कि एनसीईआरटी में एक इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम आप लर्न कर लीजिए, आपके पेपर में 5 नंबर कहीं गया नहीं है। अगर ये डायग्राम आपको लर्न है तो 5 नंबर, आपका कोई भी टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट, कोई टेस्ट हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया है। और ये जो है क्लास टेस्ट में, एग्ज़ाम में, हर जगह पे इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब ये टोटल ओवरऑल रिएक्शन कहता क्या है, ये ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको पेपर में कभी पूछ रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, तो सिंपली आप बताइए कि एरोबिक रिस्पायरेशन व्हेन फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है और हमसे जो एनर्जी उससे प्राप्त हो रही है वो हो जाएगा हमारा परजेंट, है ना, परजेंट के बेस पे होगा एरोबिक रिस्पायरेशन। और अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या होगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल भी बता दीजिए। देखिए एनएरोबिक रिस्पायरेशन का जो एग्जाम्पल है ईस्ट सेल में होता है। किस में होता है, ईस्ट सेल में। वहीं एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ईस्ट सेल में हो गया, और एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो हमारा यहाँ पे आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया हुआ उसमें ब्रेकडाउन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये जो हमारा जनरली है ये हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इससे ज़्यादा एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में लिखना या कहना फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इतना जो हम लोगों का है टॉपिक के लिए, क्लास 10th के लिए सफिशियंट है। नाउ अब जो होता है कि सर आखिर किस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन एक्चुअल में यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम लोग देखते हैं। किसका ब्रेकडाउन देखते हैं, ग्लूकोज एज ए फूड हम लोग मानते हैं। अब वो जो फूड जो है कम्प्लेक्स फॉर्म में है या फिर सिंपल फॉर्म में है, ये डिपेंड कर सकता है कि वो किस फॉर्म में मिल जाएगा। अब जो है कि ग्लूकोज जो होता है, सारे फूड जब टूटते हैं, जैसे स्टार्च टूटेगा तब भी ग्लूकोज बनेगा, सारी चीज़ों का जब ब्रेकडाउन होगा तो अल्टीमेटली लगभग सभी लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज ही प्रोवाइड करते हैं। तो इन साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर हमारे मतलब कोई भी सेल होगा, चाहे ईस्ट का सेल हो गया, ये अगर ईस्ट का सेल है तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर ये सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है तो भी, और अगर ये जो सेल है अगर हमारा मसल सेल है, कौन सा सेल है, मसल सेल है, तो इसके साइटोप्लाज्म, ये जो हमारा है ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म में ही क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ही क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये
तो हम इस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, सबसे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, मतलब पहले साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज को तोड़ देंगे, ठीक है ना। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे कि जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं साइटोप्लाज्म में तो बनता है पायरुवेट प्लस एनर्जी प्रोवाइड होती है। और ये जो पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब इसमें 3 कार्बन होते हैं और लगभग 2 पायरुवेट यहाँ पे बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं, जैसे कि टोटल ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। तो ये जब टूटेगा 3 कार्बन टूटा है तो 6 चाहिए हमको, तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ये मतलब 2 पायरुवेट बनता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। जब ये टूट गया तो अब ये ध्यान देगा कि अब किस प्रकार का, जिसको साइटोप्लाज्म चाहे जिसका हो, चाहे प्रेजेंट हो ऑक्सीजन चाहे ना प्रेजेंट हो, सब में ये प्रोसेस सेम होने वाला, सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होने वाला। उसके बाद डिपेंड करेगा, अगर ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल है तो ईस्ट सेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पाया गया ईस्ट सेल में तो क्या होगा कि वो ईस्ट सेल सीधे उसको तोड़ देगी, किसमें तोड़ देगी? एथेनॉल में। किसमें तोड़ देगी? एथेनॉल। एथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, एल्कोहल भी सभी लोग बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो सकती है क्योंकि ये सारे जो सब्सटेंस है वो किसमें टूट गए हैं? एथेनॉल में टूट गए हैं। देन ये जो पायरुवेट है, अगर वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब हम लैक ऑफ ऑक्सीजन कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अब्सेंट ही होता है। लैक का मतलब हम लोग समझते हैं अब्सेंट। अब ये कब अब्सेंट होता है? हमारे मसल सेल में। हमारे मसल सेल्स में जनरली जब हम लोग बहुत तेज़ से दौड़ते हैं या काफ़ी देर तक ले दौड़ते हैं तो हमारे जो मसल सेल होता है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंच पाता। अगर ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंच पाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं पाया जा रहा है या अब्सेंट ही कह सकते हैं हम लोग। तो वो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है। हमारे मसल सेल के बीचों बीच में क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे शरीर में जो होता है पेन क्रिएट करता है, जिससे हमको थकान महसूस होता है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हॉट वाटर लीजिए या गर्म, कोई भी चीज़ गर्म करने वाला सेकैया करिए हीट चीज़ से, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? लैक्टिक एसिड जो होगा मेल्ट हो जाएगा और दर्द से राहत मिलेगी। साथ ही साथ ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड नाउ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटने के बाद अगर वो देखेगा कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पूरा तरह से प्रेजेंट होगा। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी, मतलब एनर्जी का यहाँ पे सफिशियंट सोर्स होने वाला है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने वाला है। ओके, तो ये जो हमारे थे रिस्पायरेशन के टाइप्स थे, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक, और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी इसका दिया गया है। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जिसको नोट करना है ये कर सकते हैं। मैंने क्लास नोट में अलग अलग भी पढ़ाया है, एरोबिक रिस्पायरेशन का डिफिनेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन का, वो आप लोग देख लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने, ये सारी चीज़ों को भी मैंने बताया था, ये सारे एग्जाम्पल भी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या हो सकता है, कोई बताएगा? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का? इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, बोलो, हम लोग देखेंगे प्लांट में देखेंगे नहीं, एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों का है एटीपी। जैसे कि जो एनर्जी बार बार प्रोड्यूस हो रही है वो टॉपिक, एटीपी का जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एनर्जी, जो हमारा एनर्जी है, ये एनर्जी किस तरीके से हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है या किस तरीके से देखा जा रहा है। जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, ये एनर्जी जो है कहाँ यूज़ हो रहा है, यूज्ड, जैसा कि हम लोग कहें कि ये एनर्जी यूज़ कहाँ हो रही है। तो एनर्जी जनरली यूज़ हमारे डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। एक्टिविटीज़ में मतलब डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़, जैसे कि हम लोग कह दें हमारे मसल सेल, जैसे कि हम लोग हाथ को ऐसे बेंड कर रहे हैं, मसल सेल्स को बेंड कर रहे हैं, या फिर हम किसी मैसेज को भेज रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी कर रहे हैं वहीं पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है यूज़ हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है? वहीं पे तुरंत यूज़ हो जा रहा है डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि हमारे मसल्स एक्टिविटी में यूज़ हो जा रही हैं, नर्व इम्पल्स में यूज़ हो जा रहा है, और हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, मूविंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है ना। यहाँ पे हार्ट बीट, कोई भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कहीं पे भी हो रहा है, तो एनर्जी लगातार जो है यूज़ हो रहा है।
अगर एनर्जी लगातार यूज हो रहा है तो इसमें अलग अलग तरीके से हम लोगों को समझने और देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे ATP। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कुछ लोग कहेंगे सर इसका जो है डिफिनेशन क्या मतलब इसका जो हो सकता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ सेल। तो ये जो करेंसी ऑफ सेल है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे बॉडी में रहता है। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को परचेस करना होता, कुछ भी करना होता, तो हम लोग मनी के फॉर्म में किसी चीज़ को देते हैं किसी को। तो हमारे बॉडी में अगर कोई भी वर्क करना है, कुछ भी करना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? ATP की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये बनता कैसे है और ये स्टोर होता कैसे है? ये जो है ADP जो होता है, ADP ये एक फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है और एनर्जी गेन करता है। और ये एनर्जी अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 30.5 किलो जूल के करीब में देखने के लिए मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 30.5 किलो जूल पर मोल के रूप में दिखता है। तो ये जो ADP है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ATP। ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? और ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें हीट जो होता है एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट क्या हो रहा है यहाँ पे? एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब हीट अंदर की तरफ लिया जा रहा है। मतलब अगर ये टूटेगा, अब ये जो ATP है, ये जो ATP है, अब जब ये आगे किसी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना होगा या किसी भी सेल को या किसी भी फंक्शन को एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये फिर से टूट जाएगा ADP में। तो जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी इसने लिया है, फिर वापस वही एनर्जी क्या कर देगा? ये रिलीज कर देगा। तो एक तरीके से ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। जब किसी भी रिएक्शन से एनर्जी निकलता है तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर एनर्जी उसमें लिया जाता है तो अब जब फिर से वापस दोबारा ADP को ATP के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, तो ये जो है एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक हो जाएगा। कैसा रिएक्शन हो जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एज यू नो कि सर इट विल बी द इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल था ATP के बारे में। और ATP के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। देन हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन। डिफरेंस में क्या ही करना है? एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन का एक टेबल खुद बना के आप 4-5 डिफरेंस अपने खुद से जो टॉपिक अभी मैंने बताया उसमें से लिख सकते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये ईस्ट में होता है, ये जो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल खुद ही लिख सकते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन के। नाउ we are going to the respiration in the we are going to the study about the respiration in the plants. तो let's erase this and start the topic. आप लोग नहीं erase करेंगे, I will erase this. And इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ATP के बारे में आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कितना किलोजोल निकल रहा है, और इसको हम लोग करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट। रिस्पायरेशन इन प्लांट में हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट। रिस्पायरेशन इन प्लांट में क्या होता है कि प्लांट किस तरीके से रिस्पायरेशन करता है। तो जनरली हम लोगों ने देखा है कि जो प्लांट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब सभी लोग जानते हैं कि सर ये अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा तो ये किसके थ्रू करेगा? जैसे कि लीफ में अगर हम लोग देखेंगे, लीफ में ठीक है ना, लीव्स में अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है। आप लोग को पता होगा स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन। ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, ये तो रिस्पायरेशन नहीं है।
तो हम लोग सबसे पहले गैस का एक्सचेंज भी देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जनरली अक्रॉस द, हम लोगों को अगर देखा जाए तो स्टोमेटा से ही हो देखने के लिए मिलता है जो गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन ये जो लार्ज अमाउंट जो स्पेस भी होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी होते हैं, वहाँ से भी देखने के लिए मिलता है। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोगों को दो जगह से देखने को मिलेगा, स्टोमेटा से देखने को मिलेगा और कहाँ से देखने को मिलेगा, इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है वहाँ से भी हम लोगों को एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि अगर गैस का एक्सचेंज नहीं हुआ तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह से देखने मिलेगा, स्टोमेटा एंड इंटरसेलुलर स्पेस, जिससे प्लांट में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे चीज़ एंट्री होंगे और एग्जिट भी होंगे वहीं से, ठीक है। तो ये जो है जनरली हम लोग को कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये लीफ में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे देखने मिलेगा, लीव्स में, रूट में, स्टेम में। तो स्टोमेटा जैसे कि हमने बात किया है, स्टोमेटा कहाँ देखने को मिलेगा, रूट में, और लीफ में देखने को मिलेगा। रूट में क्या देखने को मिलेगा, रूट में जनरली हम लोग को रूट हेयर देखने के लिए मिलता है। इसमें हम लोग सॉइल में ही होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा इसमें एंट्री कर सकता है। वहीं लीफ में स्टोमेटा देखने को मिलेगा। स्टेम जो होगा हमारा, स्टेम में लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें रूट हेयर देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिफ्यूज़न हो जाएगा। इसमें रूट हेयर के थ्रू एक डिफ्यूज़न प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा। क्लियर। तो इसमें हम लोग लीफ में देखेंगे गैसेस एक्सचेंज होगा, और इसमें होगा गैसेस। देखो गैसेस एक्सचेंज होगा तभी तो रिस्पायरेशन होगा। और इसमें कैसे होगा, कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन लीव्स। किसमें देखेंगे, इन लीव्स। इन लीव्स में स्टोमेटा होता है, इन लीफ। अब जब जैसे ही लीफ में देखेंगे तो दो कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। एक होता है ड्यूरिंग डे टाइम, और एक होता है ड्यूरिंग नाइट। मैंने दोनों ही पढ़ाया हुआ है। तो ड्यूरिंग डे टाइम में भी देखो गैसेस का एक्सचेंज होगा, इसमें पूरी तरह से होगा थ्रू द स्टोमेटा। ऑक्सीजन, इसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर भी आएगा, बाहर भी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आएगा, बाहर जाएगा। लेकिन जब डे टाइम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होता है ये यूज्ड हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में क्या होता है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। और डे टाइम में ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होता है। डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होगा। वहीं नाइट टाइम की अगर बात आएगी तो ऑक्सीजन यूज होता है। तो कहोगे सर हमको रिस्पायरेशन समझना है ना, रिस्पायरेशन। तो बाबू अगर डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो नाइट में ऑक्सीजन का यूज करके रिस्पायरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, रिस्पायरेशन। और ऐसे केस में यहाँ पे क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं रिस्पायरेशन जब ऑक्सीजन लिया जाएगा प्लांट्स में तभी यूज होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, मतलब ये नाइट टाइम में ही देखने के लिए मिलेगा। हो सकता हो डे टाइम में भी रिस्पायरेशन हो रहा, हो सकता हो नहीं, क्योंकि एनर्जी की तो ज़रूरत हमेशा प्लांट को लगी रहेगी, तो एटीपी का फॉर्मेशन होता रहेगा, तो जो ऑक्सीजन। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब हमेशा के रिएक्शन की अगर हम बात करें, ज़्यादातर हम लोग को ऑक्सीजन जो है नाइट टाइम में ही यूज़ करते हुए प्लांट्स को देखा जाता है। और डे टाइम में लीफ में, इन लीफ की बात हो रही है, लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन रिलीज होता है। वहीं नाइट टाइम में रिस्पायरेशन होता है प्लांट में। ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द देखने के लिए मिलता है। अब जैसे ही हम इन रूट में जाते हैं, इन रूट, तो कुछ लोग कहेंगे सर जो रूट होता है, रूट कैसे रिस्पायरेशन करता होगा। बाबू देखो, रूट जो होता है वो जनरली एयर पास होता है डिफ्यूजन के द्वारा। रूट में जो होता है किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होगा। अब ये जो डिफ्यूजन है
जैसे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के बीच में जो होता है सॉइल में ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीजन सॉइल में नहीं रहता है तो छोटे छोटे प्लांट्स हम लोग लगाते हैं तो सूख जाता है, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें नहीं होता। सॉइल के बीच में ऑक्सीजन होनी चाहिए, अगर उसमें सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें अगर तो पोर नहीं मिलेगा, मतलब छोटे छोटे जगह अगर देखने के लिए नहीं मिलेंगे या उसमें ऑक्सीजन पास नहीं कर पाएगा सॉइल में, इसीलिए आप लोग गमला वमला कभी देखेंगे जिसमें प्लांट किया गया होता है, ठीक है, प्लांट लगाया गया होता है, उसके नीचे जो होते हैं गमले के नीचे छेद कर दिया जाता है, उसमें वाटर, एक्चुअल में वाटर निकलने के लिए छेद किया जाता है, लेकिन उसके थ्रू हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर भी निकल जाता है, एक्सेस वाटर भी निकल जाता है और साथ ही साथ एयर पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं कि फ्लो होता रहता है, एक तरह से आता जाता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरली इसमें डिफ्यूज़न होगा, मतलब ऑक्सीजन जो होगा जनरली इसमें डिफ्यूज़न के थ्रू जाएगा और ये रूट हेयर के थ्रू पास करेगा और ये रूट सेल में पहुंच जाता है। डिफ्यूज़न के द्वारा ये कैसा करेगा, डिफ्यूज़न होगा तो सबसे पहले रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर में, और रूट हेयर से कहाँ चला जाएगा, रूट सेल में। तो इस तरह से डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूज़न से कहाँ जाएगा ऑक्सीजन, रूट हेयर में, रूट हेयर से कहाँ चला जाएगा, रूट सेल में। तो ये एक रूट, इन रूट में भी हम लोग, अब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन जो भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जनरली हम लोग इसमें कह सकते हैं सेल होगा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वहाँ पे रिस्पायरेशन होगा और वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा है पीछे अभी इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये प्लांट है तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया तो देखने के लिए मिलता ही है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होगा और ये चीज़ें हम लोग देखें। तो कार्बन डाइऑक्साइड मोर आउट, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसी प्रोसेस के थ्रू वापस क्या कर जाएगा, मूव आउट हो जाएगा सॉइल से। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट इनटू द सॉइल, मतलब कि मूव आउट इनटू द सॉइल, इसी प्रोसेस के द्वारा मूव हो जाता है। तो हमारा जो है इतना ही है। और दूसरा जो हम लोग का है, इसको इरेज करके हम लोग देखेंगे लेंटिसेल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो लेंटिसेल्स होता है वो हमारे स्टेम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्टेम में। तो स्टेम में कैसे रिस्पायरेशन होगा, देखो बाबू, जैसे रूट सेल में डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा था, किसके द्वारा हो रहा था, डिफ्यूजन के द्वारा, उसी तरह से जो लेंटिसेल होंगे, लेंटिसेल्स होंगे, ठीक, ये भी क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्यूजन, मतलब जनरली जैसे सेल में हो रहा, जैसे रूट सेल में हो रहा था डिफ्यूजन, उसी तरह से ये डिफ्यूजन करेंगे और डिफ्यूजन करके ये तो सर लेंटिसेल्स क्या होता है, लेंटिसेल जो होता है स्मॉल पोर होता है, मतलब एक छोटा सा पोर होता है स्टेम में जो पाया जाता है, इसी के थ्रू क्या करते हैं, एयर अंदर जाता है, अंदर से बाहर आता है। और ये जनरली हमको उडी प्लांट में देखने के लिए मिलेगा, किस में देखने मिलेगा, उडी प्लांट्स में। डिफ्यूजन के द्वारा सेल अंदर जाएगा, अंदर से बाहर आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर अगर उडी प्लांट का स्टेम में अगर डिफ्यूजन स्मॉल पोर के द्वारा हो रहा है और डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है सर समझ में आ गया, लेकिन हम अगर उडी प्लांट नहीं हुआ, अगर हर्बीवोरस प्लांट हुआ जिसकी जो है ग्रीन स्टेम होती, उसका क्या, उसमें लेंटिसेल्स कैसे पाए जाएंगे, उसमें लेंटिसेल्स नहीं पाए जाते, उनके हर्बीवोरस प्लांट्स में जो ग्रीन पार्ट होता है उसी में स्टोमेटा मान लिया, स्टोमेटा ही पाया जाता है उसमें। तो ग्रीन अगर है, हरा है, तो हम स्टेम में भी क्या कह देंगे, स्टोमेटा पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रिस्पायरेशन इन द प्लांट। मैं 100% कहता हूँ इसके बाहर कुछ भी आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक और लर्न करिए और इसको पढ़िए और नोट से जो भी बनवाया गया है, लिखवाया गया है, उसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल। यही तो सबसे बड़ी बात है। क्या देखेंगे, रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसे होंगे। एनिमल्स में बाबू, एनिमल्स तो कई तरह से देखने के लिए मिल सकते हैं। एनिमल्स में अमीबा भी देखने के लिए मिल सकता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। तो क्या कैसे होगा रिस्पायरेशन, सबसे पहले हम लोग कहेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में अगर रिस्पायरेशन करना है तो रिस्पायरेशन करने वाला जो ऑर्गन होगा या जो सरफेस होगा वो किस तरीके से होना चाहिए।
वो किस तरीके से जनरली होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो जैसा कि रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में अगर रिस्पायरेशन करना है तो रिस्पायरेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एनिमल में। सबसे पहला जो हो गया थिन वाल्ड होना चाहिए, जिससे भी हमको रिस्पायरेशन करना है वो रिस्पायरेटरी जो सरफेस होगा, इसमें एक टर्मोलॉजी आ जाता है रिस्पायरेटरी सरफेस, मतलब कि जिससे हम लोगों को रिस्पायरेशन करना है, ठीक है ना। रिस्पायरेटरी सरफेस, जो रिस्पायरेटरी सरफेस होगा उसके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहला इसका थिन वाल्ड होना चाहिए, मतलब कि जो वाल होने चाहिए रिस्पायरेटरी सरफेस के वो थिन होना चाहिए, मतलब कि पतले होने चाहिए, थिन वाल्ड होने चाहिए। सर और भी कोई कैरेक्टर होना चाहिए क्या? हाँ होना चाहिए। जो जनरली हम लोग को देखते हैं कि ये जो वाल होना चाहिए ये मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब कि भीगा भीगा सा देखने में लगे या फिर भीगा सा रहे, ठीक है ना। मॉइस्ट होना चाहिए और स्पीड अप, मॉइस्ट होने की वजह से डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है, मॉइस्ट एंड डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होगा। और साथ ही साथ एक लार्ज सरफेस एरिया बनाना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, एक लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। वहीं इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत रिच मात्रा में होना चाहिए, ब्लड इन अगर रिच क्वांटिटी, मतलब एक तरह से हम कहें तो ये जो नॉर्मली जितने हैं कोई रिस्पायरेटरी अगर सरफेस है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं उसके ये जो हैं हमारे, अगर हम बात करें तो ये सारे क्वालिटी होने चाहिए रिस्पायरेटरी सरफेस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होगा। तो क्या हम लोग दो तरीके से ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे एक्वाटिक रिस्पायरेशन की, यस। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्वाटिक एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। देखिए हम लोग जो गैसियस एक्सचेंज करेंगे वो दो तरह से ऑर्गेनिज्म से, एक टेरेस्ट्रियल्स होगा और एक क्या होगा गैसियस एक्सचेंज किसमें करेंगे हम लोग, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब कि तो सर रिस्पायरेशन करना गैसियस एक्सचेंज, बिना गैसियस एक्सचेंज के रिस्पायरेशन कैसे हो सकता है, गैसियस एक्सचेंज तो होना ही चाहिए। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म और दो तरह से देखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे गैसियस एक्सचेंज जो होगा, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम लोग सबसे पहले देखेंगे गैसियस एक्सचेंज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा। देखो बाबू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का एकदम क्लियर है एक्सचेंजिंग, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व फॉर्म में यूज़ करते हैं। डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कम होता है अगर कंपेयर किया जाए तो एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और ये जो होता है इनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो कंपेयर द टेरेस्ट्रियल से बहुत तेज़ होता है। ये एक बार क्वेश्चन आगे भी आप लोगों को एक्सरसाइज में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो एक्सरसाइज पहले से मैं अपलोड किया हूँ उसमें भी मैंने बताया है। तो टेरेस्ट्रियल से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें गैसेस, रीज़न यही है कि ऑक्सीजन जो होता है कम मात्रा में डिज़ोल्व होता है वाटर में कंपेयर किया जाए तो एयर में। इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को माउथ से गिल में लेते हैं और गिल से कहाँ लेके चले जाते हैं, बॉडी में। तो ये गैसेस एक्सचेंज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में है, गिल से बॉडी में, बॉडी का ब्लड वेसल्स भी हम लोग कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्लड वेसल्स भी हम लोग कह सकते हैं, बॉडी के ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो मतलब माउथ, गिल्स और ब्लड वेसल्स इस तरीके से हम लोगों को देखने मिलता है। तो जो इसमें फिश देखने के लिए मिलेगा या जितने भी हमारे होते हैं सब ये डिज़ोल्व फॉर्म में ही ऑक्सीजन को लेते हैं। ये एयर में हम लोग जैसे कि ऑक्सीजन के मतलब एयर के फॉर्म में लेते हैं, तो ये लोग डिज़ोल्व मतलब घुला हुआ ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोगों का हो गया गैसियस एक्सचेंज इन
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो डिज़ोल्व फॉर्म में, जैसे कि एटमॉस्फेयर में हमारे डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को लिया जाता है, तो डिज़ोल्व फॉर्म में हम कैसी बात कर सकते हैं, कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं डिज़ोल्व फॉर्म में कि एल्वेलाई हो गया, एल्वेलाई जैसे कि हम लोग नोज से सांस लिए, हमारे नेसल फेज में गया, एल्वेलाई हो गया, बॉडी सरफेस हो गया, स्पिकल्स हो गया, बर्ड सोर्स में जो होते हैं स्पिकल्स पाए जाते हैं, वहीं पे रिस्पायरेटरी कॉलम्स पाए जाते हैं, मसल सेल्स पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीजन जो होते हैं डायरेक्ट एयर से लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन भी कर लेते हैं डायरेक्टली बॉडी सरफेस से, स्किन के थ्रू जो है डिफ्यूजन भी कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल में भी जैसे कि फ्रॉग रॉग हो गया, मतलब हालांकि टेरेस्ट्रियल नहीं कह सकते, एम्फीबियन उनको बोलते हैं, लेकिन जो होता है अगर गैसेस एक्सचेंज होगा टेरेस्ट्रियल में तो एल्वेलाई के थ्रू होगा, ठीक है ना, एल्वेलाई के थ्रू होगा, और हमारे ट्रैकियल्स ट्यूब होते हैं उसके थ्रू हो सकते हैं, स्पिंकल्स पाया जाता है बर्ड्स में उसके थ्रू हो सकता है, और ये 2-3 तरह के चीज़ों से हो सकता है। तो ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक मैकेनिज़्म जो फेमस मैकेनिज़्म है एल्वेलाई को लेकर के, कि एल्वेलाई में किस तरह से रिस्पायरेशन होगा, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होंगी, उसी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग का है, सबसे पहला हम लोग ह्यूमन के बारे में देखेंगे। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे ह्यूमन। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जनरली हम लोग एक बात से कह के कन्फर्म कर सकते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो एयर में, एटमॉस्फेयर में जनरली जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी के थ्रू हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ज़्यादा समय हम लेंगे भी नहीं, ठीक है, अगर आप रखेंगे तो इसको, एंड अभी 31 मिनट्स का हुआ है, तो हम लोग अगले 31 मिनट्स में या 30 मिनट में हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को ख़त्म करेंगे पढ़ के, ठीक है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम रिवीजन है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये किस किस चीज़ों से मिल करके बना हुआ, मतलब कौन कौन सी चीज़ें। देखिए सबसे पहले एयर कहाँ जाता है, नॉस्ट्रिल में। सबसे पहले एयर कहाँ जाएगा, नॉस्ट्रिल्स में, ठीक है ना। नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, नेसल चेम्बर में जाएगा, ये नेसल कैविटी भी बोलते हैं, नेसल कैविटी। फिर हम लोग का कहाँ जाएगा, फायरनेक्स में जाएगा, PHARYNX, ठीक है ना, फायरनेक्स में चला जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा फायरनेक्स के बाद, लैरनेक्स में। कहाँ जाएगा, लैरनेक्स, जहाँ से हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लैरनेक्स के बाद कहाँ जाएगा, कोई बताए, ट्रैकिया में जाएगा सर, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा, ट्रैकिया जो होता है सीधे आता है, ट्रैकिया 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई भी डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्टों में, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में क्या देखने को मिल जाएगा, एल्वेलाई। देखिए बात आप ध्यान से समझिएगा, ये एक पाथ है। नॉस्ट्रिल क्या होता है, जस्ट ओपनिंग है नॉस्ट्रिल। नोसल कैविटी क्या हो गया, कि जिसके अंदर जाएंगे तो एक चैम्बर देखने के लिए मिलेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्टल कैविटी बोलते हैं। बुक में आप आराम से ध्यान से देखिए, बुक में देखने के लिए मिल सकता है ये, ठीक है, नेसल कैविटी। और इसमें अंदर जो होते हैं छोटे छोटे ग्लोबुलेट सेल या म्यूकस लेयर सीक्रेट होता है, जो इसमें हेयर्स भी पाए जाते हैं। हेयर जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं नेसल कैविटी में, ठीक है ना। तो हम जनरली 2 साइड से म्यूकस सीक्रेट होता है, और इसमें हेयर पाए जाते हैं जो मतलब एयर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ पे टेम्परेचर भी रेगुलेट किया जाता है, तो अलग अलग तरह से फंक्शन इसके देखने के लिए मिल सकते हैं। फायरनेक्स देखा जाए, फायरनेक्स कॉमन पाथ है जहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन मतलब एयर वाली कैविटी और फूड कैविटी दोनों आकर के यहाँ पे मिलती हैं, तो फायरनेक्स एक कॉमन पैसेज हो जाता है। लैरनेक्स जो होता है जस्ट जैसे ही हम लोग ट्रैकिया में एंट्री करते हैं, तो ट्रैकिया के जो सबसे पहला पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैरनेक्स, जिसे हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अगर हम लोग एक छोटा सा रफ फिगर बनाएं तो इस तरह से नेसल होगा, ये नॉस्ट्रिल होगा,
नॉस्ट्रिल के बाद एक यहाँ पे हम लोगों को नेसल चैम्बर देखने के लिए मिल जाएगा, ये जो होगा हमारा नेसल कैविटी होगा। फिर नेसल कैविटी के बाद हम लोग और आगे आएंगे तो हम लोग को यहाँ पे फायरनेक्स देखने को मिल जाएगा। फायरनेक्स के बाद हम लोग एक ऐसी लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे लैरिंक्स देखने के लिए मिल जाएगा, यह इस पार्ट में लैरिंक्स देखने को मिल जाएगा। और ये जो पार्ट है रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग ट्रैकिया बोल देंगे, ठीक है ना। ट्रैकिया दो भागों में ऐसे करके डिवाइड हो जाता है, ट्रैकिया ऐसे करके दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। फिर ब्रोंकाई जो होता है फर्दर डिवाइड हो जाता है, जैसे कि ये है ना, तो ये फर्दर ब्रोंकाई क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ऐसा नहीं है, इसके बाद भी ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं एल्वेलाई देखने के लिए मिलेगा, ये एल्वेलाई। तो ये हमारा जो होता है एक तरफ से लंग देखने के लिए मिलता है और ये दूसरे तरीके से, ये एक लंग है और ये दूसरा लंग है। तो ये एल्वेलाई देखने के लिए हम लोगों को मिलती है। एल्वेलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होते हैं। एल्वेलाई में जो मेन जो एल्वेलाई होता है ये यहीं पे गैसियस का एक्सचेंज होता है। तो एयर कैसे आएगा, नेसल नॉस्ट्रिल में, फिर नेसल फेज में, फिर हमारा यहाँ लायरनेक्स हो गया, सॉरी फायरनेक्स हो गया, फिर लायरनेक्स हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद दो डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर इसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है, एल्वेलाइज। तो ये हमारे जो है डिफरेंट पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के, ओके। तो इसके अलग अलग एक एक दो दो पॉइंट हम लोगों ने लिखा भी है और लिखवाया भी है। जनरली यही स्ट्रक्चर हम लोग रखते हैं। मेन ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, हवा मतलब इसमें सिर्फ एयर जो होता है पास करता है, इसमें छोटे छोटे कार्टिलेज रिंग पाए जाते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो होता है, साथ ही साथ दीज मतलब ये जो होते हैं एयर पास करते हैं, और हालांकि फूड पाइप से थोड़ा सा पहले देखने के लिए मिलता है। फिर आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होता है दो भागों में डिवाइडेड है, दो भागों में डिवाइडेड है। फिर आता है ब्रांक्यूल्स। ब्रांक्यूल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, रिस्पायरेटरी ये सब पाए जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, रिस्पायरेटरी, ब्रोंक्यूल्स, तो ये सारी चीज़ें देखने मिलती है। लास्ट में एल्वेलाई देखने में, एल्वेलाई वो प्लेस है जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वेलाई जो होता है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में गैसियस का एक्सचेंज होता है। डायरेक्टली ब्लड वेसल्स यहीं पे आके मिले होते हैं और ये यहीं से गैसियस का एक्सचेंज होता रहता है। मतलब कि ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जाते हैं और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में आ जाते हैं। तो ये हमारा होता है, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, लंग का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है रिब। रिब्स क्या होता है, रिब्स बाबू टोटल जो है यहाँ पे 12 रिब्स देखने के लिए मिलते हैं, 12 इधर और 12 इधर, टोटल 12 पेयर्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो होता है, जो 12 रिब्स होता है ये कैविटी बनाता है। कैविटी मतलब खाली जगह है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे लंग पाया जाता है उसे थोरैक्सिक कैविटी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, थोरैक्सिक कैविटी। जस्ट इसी के नीचे डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डाई, इसका नाम याद रखिएगा, इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम जो होता है डोम शेप्ड का होता है। ये जो डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर है, ये कभी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत तेज़ी से एक्सीडेंट होता है, अगर कोई मुंह बल के गिरता है या पेट उसका जो है बहुत तेज़ से दबता है या झटका लगता है, तो डायफ्राम टूटने या फटने के चांसेस होता है, तो वो सांस नहीं ले पाएगा, इंसान मर जाएगा। कभी कभी डायफ्राम पे दबाव भी आ जाता है इंटरनल आर्गन का, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाता है, तो उसके मर जाने के चांसेस, फट जाने के, या फिर ये सारी चीज़ों की वजह से डायफ्राम जो होता है सांस लेने में हमारे बॉडी हेल्प करता है, हमारी सांस लेने में। ऐसे कर रहे हैं तो कभी देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, जब सांस निकालते हैं तो पेट को फुलाते हैं, सांस लेते हैं तो इसको खींच रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसे करने से ये डायफ्राम को हम लोग पुश कर रहे हैं, बेंड मतलब उसको फ्लैट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारा ओवरऑल जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम था। एंड अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, और इसमें कुछ खास नहीं है। एल्वेलाई को अगर निकाल करके फैलाया जाए तो मैंने क्लास में ही बताया था, करीब 80 मीटर स्क्वायर की चादर बन जाएगी, मतलब बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। तो इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होने के देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एंड और हम लोग अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन में कैसे गैसियस का एक्सचेंज होगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारे ओवरऑल पार्ट थे। अगर स्ट्रक्चर आप पूछ रहा है
रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो आप ये ड्रॉ करके और इस चीज़ को आप बना देंगे। बुक में भी आपके इससे बढ़िया फिगर बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में किस तरह से मैकेनिज्म होता है गैसियस एक्सचेंज का। तो मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स, मतलब ह्यूमन में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो बाबू देखो, सबसे पहले हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग किसे कहते हैं? सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। जैसे कि हमने अंदर लिया, निकाल दिया, दिस इज ब्रीथिंग। ये क्या हो गया हमारा? ब्रीथिंग। मतलब सांस लेना और बाहर निकालना ही क्या कहला गया? ब्रीथिंग कहला गया। एंड जब हम ब्रीथिंग कर रहे थे तो दो प्रोसेस कर रहे थे। फर्स्ट कर रहे थे हम लोग इनहेलेशन, मतलब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इनहेलेशन। और अगर हम लोग बाहर निकालना है, क्या कर रहे हैं? एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। जब इनहेलेशन करते हैं तब क्या होता है, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनहेलेशन, और इस तरफ हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं ब्रीथिंग के दो पार्ट्स देखने को मिलता है, एक इनहेलेशन और एक है एक्सहेलेशन। तो जब हम लोग इनहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, और जब एक्सहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो वही हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। इनहेलेशन में सबसे पहले हम लोग एयर को एंट्री करेंगे अपने लंग्स में। कहाँ करेंगे? एयर को एंट्री करेंगे अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू, पास डाउन होगा ट्राइकिया के थ्रू। तो एयर जो होगा, एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे ट्राइकिया से होते हुए, ठीक है ना, एल्वेलाई में पहुंचेगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया जब हमने इनहेलेशन किया। तो ये हमने जब इनहेलेशन किया तो फिर इनहेलेशन करने के बाद ये हमारा एल्वेलाई तक पहुंचना ही एक तरह से इनहेलेशन। लेकिन जब ये इनहेलेशन होगा तो इसमें कुछ प्रोसेस भी होंगे, जैसे कि हम लोग रिब को, चेस्ट को हम लोग ऊपर उठा रहे हैं, डायफ्राम को नीचे कर रहे हैं, चेस्ट को अप कर रहे हैं, डायफ्राम को नीचे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कैविटी को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। जो हमारा ओवरऑल कैविटी है तो उसको बड़ा, तो इसमें दो तरीके से जैसे ही हम लोग एयर करेंगे तो चेस्ट बिकम लार्जर। ठीक है ना, चेस्ट जो होगा लार्जर हो जाएगा, एंड जो डायफ्राम होगा वो फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ दब जाएगा, और जो एयर कैविटी होगी हम लोगों की बढ़ जाएगी। तो दो बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो है चेस्ट जो होगा ऊपर की तरफ होगा और डायफ्राम कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, जिससे हमारी जो है कैविटी जो है बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो हम लोग एयर को इजीली क्या कर लेंगे? अंदर भर लेंगे, जिससे प्रेशर क्रिएट होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो लंग है ऐसे जब कर रहे हैं, तो जब ये हो रहा है तो हमारी लंग की जो है वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हम लोग एयर को अंदर इजीली ले पा रहे हैं। तो हम लोग जनरली अगर कोई पूछे तो हम लोग सिंपली से कह सकते हैं कि इनहेलेशन में हम लोग चेस्ट ऊपर कर रहे हैं और नीचे कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल से ट्रैकिया से एल्वेलाई तक पहुंच रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया? मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन में, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन में हम लोग रिब को ऊपर कर रहे हैं, डायफ्राम को नीचे कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसमें डायफ्राम फ्लैट हो जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारी हो जा रही हैं। एंड हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एल्वेलाई में ही आकर के मिलता है, तो एक्सचेंज कैसे हो रहा है यहाँ पे? एक्सचेंज जनरली हम लोग का ऐसे ब्लड वेसल्स होगा और ऐसे हमारी एल्वेलाई होगा। ठीक है, तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन सिंपली आएगा, तो यहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होगा? डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न होने के बाद ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे चला जाएगा। मतलब इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? एल्वेलाई में। ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में। ये जनरली एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, और इसमें इजीली ब्लड वेसल से और एटमॉस्फेयर में इस तरह से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हमारे
एल्वेलाई के थ्रू होगा। इसके हमने स्टेप भी लिखवाया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में टेकन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द एल्वेलाई थ्रू द ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे एल्वेलाई में ब्लड वेसल्स आएगा। आने के बाद क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी यहाँ पे होता है। आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा तो ये डिज़ोल्व फॉर्म में भी जाता है। ऐसा नहीं हमने कैसे डिज़ोल्व फॉर्म हीमोग्लोबिन ही लेके, नहीं, घुल करके भी कुछ जाते हैं और कुछ डिज़ोल्व फॉर्म में भी जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हीमोग्लोबिन भी लेके आता है, तो इसको यहाँ पे क्या कर देगा, एल्वेलाई को दे देगा और यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंजेस हो गए। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड वेसल्स ला करके यहाँ पे गैसेस के एक्सचेंजेस करते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये इनहेलेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल्स है जो आरबीसी पे, रेड ब्लड कार्पोसेल्स पे चिपका हुआ रहता है और वो उसी की वजह से हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता, आरबीसी रेड कलर का होता है। और साथ ही साथ जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होता, इसी अलग से हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो एक्सेप्शनली आरबीसी भी कम देखने के लिए मिल सकती है। एंड एक्सहेलेशन में क्या हो सकता है, एक्सहेलेशन में हम लोग सांस को बाहर निकालेंगे। बाबू कुछ है नहीं एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में सिंपल सा हम लोग बात करेंगे, किसी चीज़ को हम लोग, जैसे कि जो हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लंग से एटमॉस्फेयर में निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा, डिज़ोल्व फॉर्म इन द ब्लड में डिज़ोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, एल्वेलाई में। एल्वेलाई से कहाँ जाएगा, हमारे जो चेस्ट में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया से डायफ्राम उसको पुश करेगा रिब के द्वारा, फिर वो फाइनली एयर कहाँ चला जाएगा, फोर्स आउट टू लंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये एक्सहेलेशन के प्रोसेस हो गए। सेम वही प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं तो एक्सहेलेशन के प्रोसेस हो गए। द लंग ऑलवेज कंटेन, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर 100 ml। मतलब कि अगर आपकी लंग की अगर हम लोग बात करें तो लंग में इतना एयर हमेशा रहेगा, कभी नहीं ख़त्म होगा, कभी भी नहीं ख़त्म होगा। ये एयर आपके बॉडी में हमेशा लंग में बना रहेगा, जिससे आपका लंग फुल। इसके बाद हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा एल्वेलाई फूला कैसे रहेगा। कभी देखते हैं जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके पेट थपथपाया जाता है, तो एक्चुअल में उनमें ऑक्सीजन उनके शरीर में, जैसे कि जब बच्चा एम्ब्रियो जब यूट्रस में डेवलप करता है तो उस समय वो एयर मतलब सांस नहीं लेता है, वो सांस ऑक्सीजन जो होता है फीटस के, मम्मी के जो है यूट्रस से पहुंचता है उसके बॉडी में, फीटस के बॉडी में। तो वो ये जो है क्या होता है, तो जब पहली बार आप सांस लिए होंगे तो वो जो है करीब इतना ml जो है आपके एल्वेलाई और बाकी सारी चीज़ों को फूल, एडल्ट की बात हो रही है, फूलने के लिए फूल जाता है। और फूलने के बाद लंग जो होता है उतना स्टोर रहता है और वो फुलाया रहता है। नहीं तो अगर वो चिपक जाएगा, एक बार कोलैप कर जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इतना ml ऑक्सीजन या एयर आपके लंग में हमेशा भरा रहता है और भरे रहने की वजह से जो है आप एक नॉर्मल फंक्शन कर पाते हैं। तो ये हमारा इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, मतलब हमने सांस लिया, सांस निकाला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंजिंग हुआ, हीमोग्लोबिन था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने रिस्पायरेशन में देखा, ये ओवरऑल यही था। और हम लोग का इसमें जो डायग्राम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो डायग्राम आप ड्रा कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दैट डायग्राम। और ये एनसीईआरटी में भी है, आप ड्रा कर लीजिएगा, उसके पार्ट के नाम भी लिख लीजिएगा, जैसे नॉस्ट्रिल हो गया, फिर नेसल कैविटी हो गया, फिर नेसल कैविटी के बाद लायरनेक्स हो गया, नहीं फायरनेक्स हो गया, लायरनेक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, एंड डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सर रिस्पायरेशन का क्या है, रिस्पायरेशन यही है, ओवरऑल रिस्पायरेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कुछ बचता नहीं है रिस्पायरेशन में, ठीक है। अगर आप हम इसको ज़बरदस्ती खींचना चाहते हैं तो और भी, जैसे कि ये तो रिवीजन है, तो रिवीजन हम ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं रख सकते हैं या बड़ा कर भी नहीं सकते हैं, ओके। और यही जो ओवरऑल हम लोगों का जो टॉपिक है यही है और कुछ नहीं है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज और डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस। एंड सेकंड थिंग्स, इस पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग का टॉपिक है ये सिर्फ रिवीजन है, डिटेल में नहीं है।
हालांकि कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये डिटेल है, हाँ डिटेल भी हो सकता है। अगर आप नोट लेकर के बैठे हुए हैं तो मैंने लाइन बाय लाइन सबको समझा दिया है रिवीजन में, और इससे ज़्यादा आपके बोर्ड वोर्ड में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जो आप पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, लर्न करिए, ये आपके लिए एक बेहतर है। और आप जितना ज़्यादा भटकेंगे उतना ज़्यादा आप भटकते रहेंगे। टॉपिक पकड़िए, लर्न करिए, क्वेश्चन आंसर मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ पे जा कर के देखिए, और आपके लिए एक बेहतर नोट और टॉपिक सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साबित होने वाली हैं। तो ये रिवीजन आप लोग ऐसे करते रहिए, शेयर करिए और लर्न करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।